हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रशनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीसाइथीमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉलीसाइथीमिया बेसिकली एक ब्लड डिसऑर्डर है। सो ये हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंडर आता है। तो अभी तक हमने एनीमिया को डिस्कस किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन या फिर हिमेटोक्रिट का काउंट जो है कम होता है, लो होता है। अब पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इसका ऑपोजिट होता है। इसमें जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, इनका जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। तो इसमें आरबीसीज का काउंट क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। सो पॉलीसाइथीमिया, पॉली मीन्स मेनी, सो मेनी रेड ब्लड सेल्स या फिर मेनी सेल्स इसमें ब्लड में हो जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। सो इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड। सो इसमें क्या होता है, मेनली इसमें रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। हालांकि इसमें डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट का काउंट भी इंक्रीज होता है कई केसेस में, लेकिन आरबीसीज का काउंट ज्यादा होना, हम इसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, विच कैन मेक ब्लड थिकर। अब देखो, अगर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो ज्यादा होगा, आरबीसी ज्यादा होंगे ब्लड में, तो क्या ब्लड थिक होगा या थिन होगा? ब्लड क्या होगा, गाढ़ा होगा ज्यादा। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लड क्या होगा, थिक होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन जो है ब्लड का, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर ब्लड गाढ़ा होगा, थिक होगा, तो क्या वो उसी फ्लो से फ्लो करेगा जिस फ्लो से वो फ्लो करता आया है? नहीं। कोई भी चीज़ जो गाढ़ी होती है, विस्कस होती है या फिर थिक होती है, वो थोड़ा सा स्लो फ्लो करती है, धीरे से फ्लो करती है। जैसे कि आप देखिए, वाटर क्या है, वाटर एकदम से रनिंग होता है, फ्लो करता है, लेकिन आप अगर ऑयल को गिराएंगे तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। इसी तरह से आरबीसीज का काउंट इंक्रीज होने से क्या होता है कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अगर ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा तो ब्लड का क्या है, ठहराव कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉट्स बनने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एक तो आरबीसीज के काउंट इंक्रीज होने से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और ब्लड क्लॉट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक यहाँ पर कुछ केसेस में जो हम आगे इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें प्लेटलेट्स का काउंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज होने से भी क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो प्लेटलेट का इंक्रीज होना और आरबीसीज का इंक्रीज होना दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में। अब ब्लड अगर थिक होगा तो वो क्या है, प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंचेगा जैसे पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, अगर ब्लड गाढ़ा होगा तो हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, डिजीनेस, चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये विस्कोसिटी सिंड्रोम है। मीन्स अगर ब्लड विस्कस हो जाता है तो उससे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कॉमन साइन क्या है, हेडेक, डिजीनेस, चक्कर आना और ब्लड क्लॉट के जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाना। नाउ यहाँ पर पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज का काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो आरबीसीज का जो नॉर्मल काउंट है वो क्या होता है, मेल में 4.5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर एंड फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 4 to 5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो ग्रेटर देन अगर 6.5 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर या फिर पर एमएम क्यूब से अगर ज्यादा हो जाता है आरबीसीज का काउंट, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथीमिया, या फिर हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोसिस। सो एरिथ्रोसाइटोसिस भी यही होता है कि आरबीसीज का काउंट जब ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसाइथीमिया। अगर ब्लड प्लेटलेट्स का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, एंड अगर डब्ल्यूबीसीज का अमाउंट ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। इसी का ऑपोजिट अगर लो होता है तो हम पीनिया ऐड कर देते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपीनिया। और अगर आरबीसीज का कम होता है तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं। सो नाउ आरबीसीज का काउंट अगर ज्यादा होगा तो आरबीसीज में क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का लेवल भी ज्यादा होगा। तो हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल कितना होता है, मेल्स में कितना होता है, 13 to 17
ग्राम पर डीएल एंड विमेन में कितना होता है ये 12 to 16 ग्राम पर डीएल। और अगर 16.5 ग्राम पर डीएल विमेन में ज्यादा हो गया इससे तो क्या बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया, और मेन में अगर 18.5 ग्राम पर डीएल से ज्यादा होता है तो पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन होती है। नाउ हिमेटोक्रिट क्या बताता है? हिमेटोक्रिट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी भी बोलते हैं। तो हिमेटोक्रिट बताता है कि कितना रेड ब्लड सेल्स का मास या फिर वॉल्यूम है ब्लड में। तो क्योंकि आरबीसीज इंक्रीज हो रहे हैं तो हिमेटोक्रिट भी इंक्रीज होगा। तो वैसे हिमेटोक्रिट कितना होता है? अराउंड जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ज्यादा होता है। तो हिमेटोक्रिट विमेन में जो नॉर्मल है वो कितना है? 12 to 16। तो नॉर्मल हिमेटोक्रिट कितना होगा? हीमोग्लोबिन 12 to 16 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 to 48। ऐसे ही मेन में अप्रॉक्सीमेटली ये कितना होता है? 41 to 50% होता है। और अगर 48% से ज्यादा हो जाए विमेन में हिमेटोक्रिट और 52% से ज्यादा हो जाए मेन में तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। तो ये जो वैल्यूज है इसको जरूर याद कर लिए क्योंकि ये बार बार आएंगी ब्लड डिसऑर्डर्स में। सो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ पॉलीसाइथीमिया में हमने पढ़ लिया कि आरबीसीज का काउंट बेसिकली ज्यादा हो रहा है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया बेस्ड ऑन द कोज। तो कोज के बेसिस पे या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि कोजेस क्या हैं इसके। तो कोज के बेसिस पे हमने इसको 2 में डिवाइड किया है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सो टाइप्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया, अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। तो सबसे पहले हम प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी या फिर इसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया वेरा। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइप का क्या है? कैंसर है, ब्लड कैंसर है। तो इसमें ये क्या है? पीवी पॉलीसाइथीमिया वेरा इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। और ये ब्लड कैंसर क्या है? ये माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म है। माइलोप्रोलिफरेटिव का क्या मतलब है? देखो, माइलॉइड सेल्स, माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स, ये सेल्स क्या होते हैं? जो हमारी बोन मैरो है वो क्या करती है? ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करती है। अगर उस बोन मैरो का जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं तो वो क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की प्रोडक्शन करेगी। तो बोन मैरो जब ज़्यादा सेल्स की प्रोडक्शन करती है तो ये जो ब्लड सेल्स हैं ये किससे बनते हैं? ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जो कि तीनों ब्लड सेल्स की फॉर्म ले लेते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लेटलेट्स हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है? पॉलीसाइथीमिया वेरा में ये जो बोन मैरो है इसका जो सेल्स है हाइपरप्लेजिया इसमें हो जाता है। सेल्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से बोन मैरो में ये बोन मैरो बहुत ज्यादा आरबीसीज की प्रोडक्शन शुरू कर देती है। और वो आरबीसीज भी किससे बनते हैं? वो प्रिकर्सर से बनते हैं। वो प्रिकर्सर्स कौन से हैं? माइलॉइड प्रोजिनेटर सेल्स या फिर आप बोल सकते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। और इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला गया है? माइलोप्रोलिफरेटिव नियोप्लाज्म। माइलोप्रोलिफरेटिव मींस जो माइलॉइड सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन मींस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। वो जब बहुत ज्यादा बनेंगे तो बहुत ज्यादा आरबीसीज बनेंगे, बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसीज बनेंगे, बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स बनेंगे। तो इसलिए ये क्या है? एक टाइप का कैंसर है क्योंकि इसमें जो बोन मैरो है उसका सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसको एक तरह का कैंसर बोला गया है। नाउ इसमें क्या होता है? इट कोजेस अ बोन मैरो टू प्रोड्यूस टू मेनी आरबीसीज। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसीज की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी और समटाइम्स डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की भी प्रोडक्शन हाई हो जाती है। अब ये क्यों होता है? ये होता है जेनेटिक चेंज के कारण। तो जीन्स में म्यूटेशन के कारण होता है। और वो भी कौन सी जीन? JAK2, JAK2, JAK2 जीन में म्यूटेशन हो जाता है। JAK2 क्या है? जेनस काइनेज जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये पॉलीसाइथीमिया वेरा की कंडीशन होती है, जिससे क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है बोन मैरो में। जब बोन मैरो में अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाएगी तो बोन मैरो का काम क्या है? सेल्स की प्रोडक्शन करना। तो सेल्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये ज्यादा कॉमन किसमें है? ओवर एज 50, जो 50 से बाद ओल्ड एज में चले जाते हैं उनमें ये कंडीशन ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। ये किस वजह से होता है? जो जीन्स का जो चेंज म्यूटेशन है उसके कारण होता है। कौन सी जीन? JAK2 जीन। और इसका स्पेसिफिकली बड़ा सा नाम है, वो भी हम देखते हैं। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में बोन मैरो
ठीक है, बोन मैरो में कोई जीन्स में चेंज नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि आरबीसीज के काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या हो रहा है कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स का काउंट भी इंक्रीज होता है समटाइम्स, क्योंकि बोन मैरो में चेंजेस हैं, तो बोन मैरो तो तीनों को बनाती है। अब सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में जस्ट आरबीसीज का काउंट इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? इंक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू अदर फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं। आरबीसीज की प्रोडक्शन इसमें क्यों इंक्रीज होती है? इसमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाती है। एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ, एरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है एडल्ट्स में? जो हमारी किडनीज हैं, आफ्टर बर्थ किडनीज एरिथ्रोपोइटिन को बनाती है, और ये एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? ये आरबीसीज की स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। तो ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, बोन मैरो देन आरबीसीज की ज्यादा प्रोडक्शन करती है। और फीटल लाइफ में ये जो एरिथ्रोपोइटिन है ये कहाँ से बनता है? ये लीवर से बनता है, और आफ्टर बर्थ ये काम किसको दे दिया जाता है? 90% किडनीज को, एंड थोड़ा सा लीवर के पास रह जाता है। नाउ अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एरिथ्रोपोइटिन का जो स्टिमुलेशन है या फिर जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा? एरिथ्रोपोइटिन का जो प्रोडक्शन है वो कब ज्यादा होता है? क्रोनिक हाइपोक्सिया, अगर बॉडी में लो ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन की कमी है, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। आरबीसीज का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना सेल्स तक, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है। तो जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी क्या कोशिश करेगी कि और ज्यादा आरबीसीज बनाए, ताकि ज्यादा वर्कर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी टिश्यूज को। तो इसलिए ऐसी कंडीशन जैसे कि सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, कोई रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि स्लीप एपनिया, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें हम हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जैसे कि जो माउंटेन्स में रहते हैं वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होती है, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन जैसे कि लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड पर रहना, या फिर जो पायलट्स होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, या फिर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, क्योंकि वो भी क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है वो हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी कॉम्पनसेट करती है, एरिथ्रोपोइटिन को ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होता है? आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, ऐसी हार्ट डिसीजेज बाय बर्थ ही हैं जो, ठीक है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो अगर ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा तो भी हमारे टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऐसी कंडीशन में भी आरबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्रॉनिक हाइपोक्सिया की कंडीशन क्या करती है? आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। और आरबीसीज का प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? जब एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो किडनी से रिलीज होगा, ज्यादा रिलीज होगा। देन एरिथ्रोपोइटिन ईपीओ प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर्स, अगर कोई ऐसा कैंसर हो गया है जो कि एरिथ्रोपोइटिन की स्टिमुलेशन को इंक्रीज कर दिया, जैसे कि किडनीज, अगर किडनीज का, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन कौन प्रोड्यूस करता है? किडनीज प्रोड्यूस करती हैं। और अगर किडनी में ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर का मतलब वहां पर कैंसर हो गया है, सेल्स की ग्रोथ इंक्रीज हो गई है, तो जब ट्यूमर होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा वो सेल्स क्या करेंगे? एरिथ्रोपोइटिन को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही लीवर का वैसे तो बर्थ के बाद काम नहीं है इतना एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करना, लेकिन अगर लीवर में कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो एरिथ्रोपोइटिन की जो स्टिमुलेशन है या फिर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। और क्या हो सकता है? यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कई जो एथलीट्स हैं जो जिम में जाते हैं वो क्या करते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं। ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं? ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं, एरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट करते हैं, आरबीसीज के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं ताकि मसल को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन इससे भी क्या हो सकता है? आरबीसीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है और पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सो मेन ये जो दोनों है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, ये एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया है, जो कि एक्चुअल में पॉलीसाइथीमिया कहलाए जाते हैं, एब्सोल्यूट। अब दूसरे टाइप क्या आता है? रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन रिलेटेड है। अब ये कैसे है? अगर अब देखो आरबीसीज का नंबर तो ठीक ही है, इसमें ज्यादा नहीं हो रहा इसमें आरबीसीज का, लेकिन आरबीसीज किस में रहते हैं? प्लाज्मा में रहते हैं, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा में कोई चीज फ्लो कर रही है, आरबीसीज फ्लो कर रहे हैं, और अगर प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो कम हो जाए, प्लाज्मा कम हो जाए वहां से, तो आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ऐसे कैसे? जैसे कि अगर आपने
क्या किया, सपोज वाटर में कुछ मिक्स किया, सपोज आपने सॉल्ट या फिर शुगर मिक्स किया, ठीक है। तो अगर आपने एक ग्लास में शुगर मिक्स की है तो क्या होगा कि शुगर जो है पूरे वाटर में फ्लो करेगी एंड वो एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। उसी तरह से आपने दूसरा ग्लास लिया और उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डाला है एंड शुगर उतनी ही है जितनी दूसरे ग्लास में डाली थी, तो जो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है वो किस में ज़्यादा होगी, उस ग्लास में जिसमें वाटर कम है। ऐसे ही इसमें रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन जिसमें प्लाज्मा कम हो गया, प्लाज्मा का वॉल्यूम या फिर फ्लूइड कम हो गया बॉडी में, तो आरबीसीज का नंबर तो नॉर्मल है लेकिन क्योंकि प्लाज्मा कम है इसलिए आरबीसीज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू प्लाज्मा जो नॉर्मली फ्लो करना चाहिए ज्यादा प्लाज्मा के साथ वो नहीं कर पाएगा एंड आरबीसीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ये किस में होता है, जैसे कि वॉमिटिंग में हो गया, एक्सेसिव वॉमिटिंग की, डायरिया हो गया, एक्सेसिव स्वेट आ रहा है, ठीक है, यूज ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स भी क्या करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस क्या कर सकती है, प्लाज्मा को कम कर सकती हैं जिससे रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया होता है। कुछ और कंडीशन जैसे कि स्ट्रेस, कोई फिजिकल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, स्मोकिंग जो चेन स्मोकर्स होते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, वो भी उनकी क्या है जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है वो अफेक्ट होती है, तो लो हाइपोक्सिया के कारण उसमें भी आरबीसीज का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये लंग्स पर भी रिस्क डालते हैं जिसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, तो JAK2 जीन, मैंने आपको बताया JAK2 जीन में म्यूटेशन होता है और वो भी स्पेसिफिकली इसका पूरा क्या है नेम, JAK2 V617F। ये इस जीन में म्यूटेशन के कारण क्या होता है, जो सिग्नलिंग पाथवे है जो कि ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करता है, आरबीसीज की जो प्रोडक्शन करता है वो पाथवे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, बोन मैरो में सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण ब्लड सेल प्रिकर्सर्स इंक्रीज हो जाते हैं। ब्लड सेल प्रिकर्सर कौन है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या फिर आप बोले कि माइलोइड प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स, इनका प्रोडक्शन क्या होता है, बोन मैरो में इंक्रीज हो जाता है। जब इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होगी आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की एंड ब्लड प्लेटलेट्स की। तो डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स पॉलीसाइथीमिया वेरा में स्पेसिफिकली इंक्रीज होंगे, अदरवाइज जो भी पॉलीसाइथीमिया उसमें आरबीसीज का प्रोडक्शन तो इंक्रीज रहेगा ही। तो इंक्रीज रेड सेल मास मेक द ब्लड थिक। अब आरबीसीज का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, जिससे जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो स्लो होगा तो क्लोटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, एक तो विस्कोसिटी के कारण भी क्लोट्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, दूसरा प्लेटलेट भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं क्लोट के चांसेस में। नाउ स्प्लेनोमेगैली हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो आरबीसी ज़्यादा बन रहे हैं, जब आरबीसी ज़्यादा बन रहेंगे वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, जाके स्प्लीन में, तो स्प्लीन का फंक्शन भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही लीवर का फंक्शन भी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जब आरबीसी ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा टूटेंगे और बिलीरुबिन ज़्यादा निकलेगा, उसको मेटाबलाइज कौन करेगा, लीवर करेगा, तो स्प्लीन और लीवर दोनों की जो साइज है वो बड़ा हो सकता है, एनलार्ज हो सकता है। तो वर्कलोड इंक्रीज होने की वजह से स्प्लीन पर, क्योंकि इसी ने फिल्टर करना है और ज़्यादा ब्लड सेल्स को मैनेज करना है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या आते हैं, क्योंकि जो आरबीसीज का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया है, मीन्स विस्कस हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। तो ब्लड विस्कस होने की वजह से, थिक होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहले प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना। तो इसमें क्या हो रहा है, आरबीसीज का वॉल्यूम ज़्यादा होना। क्या क्या सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि रेड एंड स्किन, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है कि जो स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, राइट, तो उसमें कोई भी कलर नहीं रहता, दैट इज पेलर टोन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आरबीसीज क्या है, ज़्यादा है, तो आप देखो आरबीसीज क्या है, रेड कलर के हैं, तो आरबीसीज ज़्यादा होंगे तो उनका फेस कैसा रहेगा, उनका फेस रेड रहेगा, यहाँ से क्या होगी, फ्लशिंग होगी। फ्लशिंग मीन्स जो स्किन का जो कलर है वो रेडिश होगा, ज़्यादा चीक्स, हैंड्स, फीट ये रेड देखेंगे, प्लस इसमें हल्का सा ब्लूइश टोन भी होगा, ठीक है। तो रेड स्किन दिखेगी इंक्लूडिंग फीट एंड हैंड्स। Rudisinosis, rudi means reddish, cyanosis means purple hue of skin and mucosa, हल्का सा पर्पलिश ह्यू होगा, उसमें हल्का सा पर्पलिश टेंट भी होगा रेडनेस के साथ। एरिथ्रोमेलैल्जिया,
एरिथ्रोमेलाल्जिया क्या है कि जो हैंड्स एंड फीट है वहां पर पेन होगा, ज्यादा पेनफुल सेंसेशन वहां पर देखने को मिलेगी, साथ साथ में ही हैंड्स एंड फीट वार्म भी होंगे एंड रेड भी होंगे एंड पेनफुल भी होंगे। देन इचीनेस आफ्टर टेकिंग हॉट शावर, इचीनेस होगी, ज्यादा कब होगी? आफ्टर टेकिंग हॉट शावर, गर्म पानी से नहाने के बाद इचीनेस होगी, जिसको क्या बोलते हैं? पोस्ट बाथ प्रूराइटिस। नाउ ये क्यों होता है? देखो मैंने क्या बताया था पॉलीसाइथेमिया वेरा में कि आरबीसीज भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स, इसमें बेसोफिल्स भी आते हैं एंड मास्ट सेल्स भी आते हैं। जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स होते हैं ये हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, और हिस्टामिन क्या करता है? इचीनेस करता है, ठीक है। साथ में ही हिस्टामिन क्या करता है? वेजोडाइलेशन भी करता है। तो वेजोडाइलेशन और इचीनेस की वजह से ये पोस्ट बाथ प्रूराइटिस आता है, क्योंकि हॉट वाटर लेंगे तो और ज्यादा वेसल्स क्या होंगे? डायलेट होंगी। तो इसी की वजह से ये जो र्यूडिसाइनोसिस है वो हिस्टामिन और मास्ट सेल्स की वजह से भी आता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? वेजोडाइलेशन, ज्यादा डायलेट हो जाती है। स्पेशली फेस में आपको देखने को मिलेगा, फ्लशिंग देखने को मिलेगी। फ्लशिंग का मतलब जो रेड स्किन है वो देखने को मिलेगी यहां से। नाउ नेक्स्ट इज हेडेक, क्योंकि जो ब्लड है वो विस्कस है, तो अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई फ्लो नहीं मिलेगा अच्छे से तो हेडेक होगी, वीकनेस होगी, फैटीग थकावट मिलेगी और चक्कर आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। क्यों हो रहा है ये सब? ये थोड़े थोड़े जो सिम्टम्स हैं ये किसकी वजह से? हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम की वजह से, क्योंकि जो ब्लड है वो गाढ़ा है। गाढ़ा ब्लड क्या होगा? अच्छे से वर्क नहीं करेगा, अच्छे से फ्लो नहीं करेगा। जब अच्छे से फ्लो नहीं करेगा गाढ़ा ब्लड तो क्या होगा? टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा। एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म हमारी बॉडी क्या करेगी? हाइपर वेंटिलेट करेगी और ऑक्सीजन लेने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्योंकि ब्लड क्या है? विस्कस है, तो ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा। नोज ब्लीड और गम ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आरबीसी ज्यादा है तो इजिली ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लीडिंग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है। प्लस ये जो प्लेटलेट है अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल प्लेटलेट ओके हैं, वो क्लोटिंग करते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट का नंबर अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो ब्लीडिंग के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। टिनिटस, ठीक है, ईयर में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, ब्लड विजन, आइज को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा। गाउट और जॉइंट पेन, तो गाउट और जॉइंट पेन क्यों हो सकता है? क्योंकि आरबीसीज क्या है? ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं तो ज्यादा टूटेंगे, तो बिलीरुबिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और बिलीरुबिन क्या कोज कर सकता है? गाउट कोज कर सकता है एंड जॉइंट पेन भी कोज कर सकता है। नाउ इस तरह से फेस नजर आएगा। तो ये चीक्स आप देख रहे हो, इसमें क्या है? रेडिश प्लस पर्पल सा ह्यू है, हल्का सा टिंट है, तो इस तरह से नजर आएगा पॉलीसाइथेमिया में। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा। अब कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ब्लड क्या है? विस्कस है। गाढ़ा ब्लड क्या है? क्लॉट के चांसेस को इंक्रीज करता है, तो थ्रोम्बोसिस को बढ़ाता है। तो ये क्लॉट कहाँ पर बन सकते हैं? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, लेग्स में हो सकता है, और अगर वहां से क्लॉट फ्लो कर जाता है आगे, ठीक है, तो क्या बना सकता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स में ब्लॉकेज कोज कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। स्ट्रोक हो सकता है या फिर हार्ट अटैक भी कोज कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज हिपेटोस्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन और लीवर पर जो वर्कलोड है इंक्रीज होने के कारण इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ब्लीडिंग ड्यू टू एबनॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन, जब प्लेटलेट का काउंट अनकंट्रोलेबली ज्यादा हो जाता है तो इनका जो प्लेटलेट का जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मली ये क्या करता है? क्लोट करता है, लेकिन एबनॉर्मल प्लेटलेट के काउंट से क्या होता है? ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन इज माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस क्या होता है कि अगर किसी को क्रॉनिक है ये कंडीशन पॉलीसाइथेमिया वेरा, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो बोन मैरो है वो फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगी। जब ये फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगी तब हम उसको क्या बोलते हैं? बोन मैरो फेलियर, जिसको क्या बोलते हैं? माइलोफाइब्रोसिस। देन ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्यूट ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया मींस कुछ पॉलीसाइथेमिया वेरा के जो केसेस हैं वो सीवियर फॉर्म ऑफ कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया। तो ये क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर है।
नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो टेस्ट हम क्या करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइन एंड सिम्टम से देखकर भी पता चलेगा। पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएगा कि वो कहाँ रहता है, हाई एल्टीट्यूड पर तो नहीं रहता, उसको कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन तो नहीं है, स्मोकिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, और कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सब पेशेंट से हमने पूछ लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या देखने को मिलेगा, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, तीनों का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। नाउ सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल, ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया है। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या होता है कि सिर्फ बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो वहां पर जो एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है या फिर रिड्यूस रहता है। रिड्यूस क्यों रहता है, एज अ कॉम्पनसेटिव मैकेनिज्म। किडनीज क्या करती है कि बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो मैं अपना जो लेवल है वो कम ही रखूं ताकि आरबीसीज का जो अमाउंट है वो कंट्रोल हो सके। जबकि इसका ऑपोजिट होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में और अदर पॉलीसाइथीमिया में। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में हमने क्या पढ़ा था कि जो एरिथ्रोपोइटिन का जो लेवल है वो हाई हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण आरबीसीज का जो प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो रहा है। नाउ JAK2 म्यूटेशन एनालिसिस, जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं JAK2 म्यूटेशन देखने के लिए। बोन मैरो एस्पिरेशन एनालिसिस, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि बोन मैरो में हाइपरप्लेजिया हो रहा है या फिर सेल्स उसके कैसे हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहेंगे। इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरेज हो गए, सीटी स्कैन्स हो गए, उससे हमें पता लग जाएगा कि कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन को प्रोवोक नहीं कर रही। देन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इसका क्या है, देखो सबसे पहले तो ब्लड काउंट्स को रेगुलर मॉनिटर करना है ताकि ये ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, ठीक है, कि अगर हाई एल्टीट्यूड पर रहने से हो रहा है, स्मोकिंग से हो रहा है, ठीक है, और ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से जैसे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो उसको ट्रीट करना है, तो लाइफस्टाइल को चेंज करना है। देन पॉलीसाइथीमिया वेरा का क्या ट्रीटमेंट है, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा में क्या हो रहा है कि आरबीसी ज़्यादा बनते हैं, तो हम क्या करते हैं वेन से ब्लड को रिमूव कर देते हैं। तो रिमूविंग ब्लड फ्रॉम वेन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेबोटमी। तो फ्लेबोटमी करते हैं रिमूविंग एक्सेसिव आरबीसीज बाय रेगुलरली ड्रॉइंग ब्लड, जैसे कि हम ब्लड डोनेट करते हैं। तो इसमें 350 ml to 500 ml ब्लड को हम रिमूव कर लेते हैं वेन से एंड उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वो हम रीयूज नहीं करते। सो ये जो प्रोसीजर है ये इनिशियली तो मे बी ट्वाइस अ वीक भी करना पड़ता है। देन अगर क्रॉनिक है तो बाद में इसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि मंथ में या 2 मंथ्स में एक बार करते हैं फिर। देन एस्पिरिन किस लिए कर रहे हैं, क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीहिस्टामिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इचिनेस हो रही है, वेजोडाइलेशन हो रही है, तो एंटीहिस्टामिन देने हैं। हाइड्रोक्सी यूरिया, तो हाइड्रोक्सी यूरिया एक तो हमने एनीमिया में भी पढ़ा है कि फीटल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करता है, जो आरबीसीज है उसकी प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है, और अगर डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है तो उसको भी डिक्रीज करता है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया समहाउ पॉलीसाइथीमिया में भी वर्क करता है। नाउ हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन ज़रूरी है क्योंकि जो रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया है वो डिहाइड्रेशन के कारण हो रहा है। मैनेजिंग लंग डिसीजेस एंड इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन, लंग डिसीज को मैनेज करना है क्योंकि उसकी वजह से भी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन देनी है प्रॉपर अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो है। ऑल्सो जो आरबीसीज का जो काउंट है वो आपको न्यूबॉर्न में, इन्फेंट्स में भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो फिजियोलॉजिकल है। वो विद टाइम वो क्या होता है, नॉर्मल होता जाता है। सो आई होप आपको पॉलीसाइथीमिया क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।